हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जुलाई 2013 का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगर अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, यानी घंटे को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रसोई घर के कचरे खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है नीचे दिए गए हैं। इन चरणों का सही क्रम है, बताइए। सही क्रम बताना है। देखिए, कचरे को गड्ढे में डालिए, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढकिए। पोला यानी पुआल रखकर। ठीक। अब गड्ढे में केचुए डालिए। ठीक। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, BADC। ठीक। BADC कौन कौन से हैं? देखिए, प्रोसेस क्या होता है खाद बनाने का। सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा बी। ठीक। गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। ओके। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आएगा ए, कचरे को गड्ढे में डालिए। ठीक। उसके बाद फिर नंबर 3 पर आएगा डी, अब गड्ढे में केचुए डालिए। ठीक। उसके बाद गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से या फिर पुआल से रख पोला पोला पुआल रख कर ढक दीजिए। ठीक। ये प्रक्रियाएं हैं इसके। उसके बाद फिर अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक। दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें इनमें से एक आवास इनमें से एक का आवास जो है जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक। इनमें से एक का आवास है जल। ठीक। और वह जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। अब जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? स्वपोषण, परजीविता, विषम पोषण या फिर सहजीवन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, सहजीवन। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आहार नाल यानी पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्योंकि ग्रास नली ग्रस या फिर ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं, या फिर भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रभावित होता है, या फिर गुरुत्वीय बल लगता है, या फिर हष्टपुष्ट हष्टपुष्ट जीभ भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ग्रास नली की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है, बताइए, शुष्क और रुक्ष या फिर शुष्क एवं श्लेष्मी, आर्द्र एवं रुक्ष या फिर आर्द्र एवं श्लेष्मी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 64। ऑप्शन नंबर 4 सही है, आर्द्र एवं श्लेष्मी, या फिर इसे कहते हैं नम या फिर चिपचिपी। ठीक।
नम और चिपचिपी कह सकते हैं, या तो फिर आर्द्र एवं श्लेष्मी कह सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इन पाठ्यांकों को नीचे दर्शाई सारणी में लिखा। ठीक, देखिए, 8 बजे 78 75 2, ठीक, ओडोमीटर। 8:10 पर 78 75 8, 8:20 पर 78 76 8, 8:30 78 78 0, 8:40 78 79 1, 8:30 सॉरी 8:50 पर 78 80 0, या फिर 9 पर 78 80 6। बताइए, इतना उन्होंने एक तालिका में लिखा। अब बताइए, बस की समस्त यात्रा की मीटर पर सेकंड में औसत चाल क्या है, उसकी औसत चाल क्या थी। ठीक, स्पेस, चलिए यही है स्पेस। माना लिए गए कुल समय में तय की गई दूरी को गति कहा जाता है। ठीक, माना नहीं, गति किसे कहते हैं, कुल लिए गए कुल समय से तय की गई दूरी को गति कहा जाता है। ठीक, या फिर सीधे कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। ओके, तो स्पीड, चाल बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय। ओडोमीटर यह वह उपकरण है, ओडोमीटर जो है यह वह उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। ठीक, देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ठीक, तो ओडोमीटर है। ओके, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन छुपे हुए हैं, आप लोग क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक, और क्वेश्चन भी बनाइएगा कि इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में पूछ सकता है, दूसरे फॉर्म में कैसे बदल सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर सेकंड में गति का रूपांतरण। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के। ठीक, 1000 मीटर के। और 1 घंटा बराबर 1 आवर बराबर 3600 सेकंड के। ठीक, 3600 सेकंड के। 1 किलोमीटर/1 घंटा बराबर 1000 मीटर/3600 सेकंड। ठीक, बराबर मीटर पर सेकंड में जब समय ज्ञात करना हो तो 5/18 से गुणा किया जाता है। ठीक, 5/18 से। उसके बाद फिर देखिए, ओडोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग जो है कितना था, 87 बोल रहे हैं, 78 75 2। ओके, कितने बजे चला था, समय क्या था 8 बज रहे थे। अब दूसरा ओडोमीटर की अंतिम रीडिंग क्या थी, समय था 9 बज रहे थे और 78 80 6 था। अब दोनों ओडोमीटर को घटा लीजिए। ठीक, 78 80 6 माइनस 78 75 2, घटा लीजिए, आ जाएगा 54। ठीक, 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर आ जाएगा। अब लिया गया समय बराबर 9 बजे 9 बजे माइनस 8 बजे। ठीक,
8 बजे बराबर के 1 घंटा होगा। ठीक, 1 घंटा ना। अब 54 एक मिनट 54 किलोमीटर बटे 1 घंटा के 1 घंटा में 54 किलोमीटर जा रहा है। ठीक, अब इसे 5/18 मीटर पर सेकंड से गुणा करने पर, यानी जब आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा किसी भी समय को, तो आपको 5/18 से गुणा करना होगा। ओके, अब 54 को 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 तिहाई 54 और 5 तिहाई 15, 15 आपका आंसर आ गया। ओके तो आंसर नंबर फर्स्ट 15। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। ठीक, मान लीजिए हमने आपको एक अवतल दर्पण, एक उत्तल लेंस और एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया है। ठीक, बाद में फिर वापस कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि रख लीजिएगा। ओके, उसके बाद किसी बिंब का क्या लिखा है, बिंब वर्धित प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। बताइए, हमने आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल दर्पण और एक उत्तल लेंस दिया है। अब आप बिंब को विवर्धित प्रतिबिंब प्रतिबिंब बोल रहे हैं, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप कौन सा दर्पण या लेंस उपयोग करेंगे, बताइए, और उपयोग करके हमारा रिटर्न कर दीजिएगा। ओके, तो बताइए आप लोग जो है इनमें से कौन सा दर्पण और लेंस प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस अथवा उत्तल लेंस, या फिर अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण अथवा अवतल लेंस, अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। ठीक, निम्नलिखित में से खरीफ का समुच्चय चुनिए। क्या है खरीफ का समुच्चय? कपास, धान, मटर, अलसी, मक धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं, मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये ए है, ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं, ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ये फसली पादपों से जल, पोषक स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। देखिए सबसे पहले ए कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, सही है।
करते हैं उत्पन्न। ठीक, पहला तो एकदम गलत है, इसको पढ़ना ही नहीं है। दूसरा है मतलब सी वाला ऑप्शन है, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, सही है। ये फसली पादप से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका बी सी डी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड है बी सी डी सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करती है, बताइए। रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को बुझा देती है। ठीक, रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को बुझा देती है, या सॉरी या रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती मोमबत्ती के जलने में सहायता करती है, या फिर तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस, या फिर रंग एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को नज़दीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है, बताइए। कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 बोले 70। ओके, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधनों का युगल है। कोयला, मृदा, पेट्रोलियम, जल, खनिज, वन्यजीव, प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71। ओके, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, खनिज एवं वन्य जीव। ठीक, खनिज एवं वन्य जीव समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। अपने आवास के नष्ट होने पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 2 है, ये केवल चिड़ियाघरों एवं वनस्पति उद्यानों में पाई जाती हैं। ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। या फिर विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, यह ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युगल में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है। क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन, क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र तथा जीन। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है, बताइए। केंद्रक, प्लास्टिड,
कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, या फिर केंद्रक, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, या फिर कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चयों पर विचार कीजिए। बताइए। शुक्राणु, अंडाणुवाहिनी, अंड, गर्भाशय, अंडोत्सर्ग, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय, या फिर शुक्राणु विसरण, शुक्राणु नलिका विशेषण, या फिर ऋजुस्राव, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, अंडोत्सर्ग, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ये सही है, सही है। उसके बाद शुक्राणु यानी स्पर्म, वृषण, शुक्राणु नलिका शिश्न, ये मेल में पाए जाते हैं, ये भी सही है। उसके बाद फिर है ऋजुस्राव, अंडवाहिनी, अंड, गर्भाशय, फीमेल में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो BCD, ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, BCD। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? बताइए। क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 76, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, आयोडीन। ठीक, देखिए, अगर एक मेढक का बच्चा है, अगर जल में आयोडीन की मात्रा कम है तो मेढक का बच्चा जो है मेढक में परिवर्तित होगा ही नहीं, तो वह बच्चे का बच्चा ही बना रहेगा। ओके, कभी भी बड़ा नहीं होगा अगर जल में आयोडीन की कमी है। अगर जल में आयोडीन की अधिकता है तो मेढक का बच्चा यानी टैडपोल जल्दी से बड़ा हो जाएगा, मतलब यंग हो जाएगा जल्दी से। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं? बताइए। प्रश्न पूछना और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, तकनीकी कौशल अर्जित करना, प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, या फिर वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नहीं का, नहीं का भाई नहीं आंसर ही होगा, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, तकनीकी कौशल अर्जित करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात पर बल या समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को डैश। बताइए विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए, या फिर संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने के लिए शिक्षार्थियों की सहायता करना, या फिर संगणना कौशल अर्जित करने के लिए शिक्षार्थियों की सहायता करना, या फिर विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्चा की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होनी चाहिए। गलत है। इसे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करनी चाहिए। ठीक। या फिर उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए। या फिर उसे शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे सराहना कर सके कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह से विकसित होती हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 79 बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। उसे विद्यार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होनी चाहिए। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता। प्रमाण मांगना, पक्षपाती करना, तर्क संगत चिंतन, व्यापक सोच। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पक्षपाती राय। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया, इसलिए किया गया है ताकि बताइए ताकि आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है, या फिर शिक्षार्थी इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर उनके उत्तर प्राप्त कर सके, या फिर शिक्षक गृह कार्य के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग कर सके, या फिर शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 81। ऑप्शन नंबर 4 सही है, विद्यार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। ओके। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। बताइए कौन सी सावधानियां हैं जिसकी उल्लेख कर रही है वो। थर्मामीटर का प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय उसे बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए, या फिर थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उसका मरकरी स्तर 35 डिग्री से कम है, या फिर थर्मामीटर की मरकरी स्तर की दृष्टि से रेखा के स्तर से लाकर पठन करें। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, थर्मामीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के अभ्यर्थी में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना, या फिर छुट्टियों में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, या फिर प्रायोगिक कौशलों में शिक्षार्थियों का आकलन करना, या फिर अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थी को अवसर प्रदान उपलब्ध कराना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड, या फिर दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या फिर अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या फिर अपने शैक्षणिक अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थी को द्रवों और गैसों द्वारा लगाया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निर्देशन पाठ देने के लिए कहा गया। विभिन्न भिन्न भिन्न अभ्यर्थी द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। उपयुक्त उपागम में से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है। बताइए, ऑप्शन लंबा है, पढ़ेंगे नहीं। अच्छा पढ़ ही देते हैं। श्यामपट्ट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या, या फिर विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग, या फिर हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना, व्याख्यान के दौरान कक्षा कक्षीय प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षीय प्रश्नों की तकनीकी का डैश के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। बताइए, सीखने का स्तर सुनिश्चित करने, समस्या समाधान कौशल का विकास करने, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने, या फिर नवाचार एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सीखने का असर सुनिश्चित करने। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं, ये चरण सही क्रम में नहीं है, बताइए कौन से चरण सही क्रम में नहीं है। इन चरणों का सही क्रम क्या है, सही क्रम बताना है। ओके, सही क्रम में है नहीं, आपको सही क्रम में उसे लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, परीक्षण करने के लिए परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। ठीक, सबसे पहला काम। उसके बाद खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। ओके, दूसरा स्टेप। फिर तीसरा स्टेप है, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाइए। ठीक है, तीसरा स्टेप। फिर चौथा स्टेप है, परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए। ओके, तो ऑप्शन में BADC ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं पुंकेसर। नहीं, पुंकेसर आ गया, यानी मेल पार्ट हो गया। तो मेल फीमेल दोनों, इसमें सिर्फ फीमेल वाला ऑप्शन हमें चाहिए। वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका इज करेक्ट आंसर। ओके, पुंकेसर, अंडाशय एवं वर्तिका गलत है। पुंकेसर, पंखुड़ियाँ, वाहदल ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, बताइए। 2, 4, 6, संख्या निश्चित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 2 पेशियां। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, उच्च समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है, बताइए। बाल बालू बालू लिखा है, भालू, कछुआ, केकड़ा, चट्टाने, कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप, बाघ, हरिण, घास, मृदा, कीट, जल, जलीय पादप, मछली, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। ओके, तो ये था जुलाई 2013 का साइंस ग्रुप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम लोगों ने मिलकर सॉल्व किया। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक